लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन कैलकुलेट की थी स्ट्रेस एनर्जी टेंसर और एक प्राइमरी फील्ड के बीच में। इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हम स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे अपने ही साथ, जिसका मतलब ये है कि हम कैलकुलेट ये करेंगे कि टी जी और टी डब्ल्यू ये क्या है, यानी इसकी ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो है ये क्या है, ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको करने का जो तरीका है वो इस तरह से होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन ओपीई जो है टी के साथ, यानी कि टी जेड और टी डब्ल्यू, तो ओपीई जो है टी के साथ वो क्या है, और फिर मैं ये शो करूंगा कि ये जो ओपीई है ये आपको विरासोरो अलजेब्रा जो है वो देगी। यहाँ पे एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि हमने टी की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन एक प्राइमरी फील्ड के साथ कैलकुलेट की थी और हमारे पास जो आंसर था वो कुछ यूं आया था। ठीक है, जहाँ पे ये जो एच है इसका मतलब है कि ये जो प्राइमरी फील्ड की वो है कन्फॉर्मल डायमेंशन, तो ये मतलब है एच का। फिर हमने ये शो किया था कि इससे ये इम्प्लाई होता है कि एल जो कि टी का मोड है, ठीक है, और इसका कम्यूटेटर फाई के मोड्स के साथ क्या होगा, ये हमने कैलकुलेट किया था इस ओपीई से। और फिर लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था इस रिजल्ट की वजह से कि जो इन्फॉर्मेशन कम्यूटेटर्स के अंदर होती है, मोड्स के कम्यूटेटर्स के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन के अंदर होती है, यानी कि उसके सिंगुलर पार्ट के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर पार्ट लिख रहा हूँ ओपीई का। तो इसी तरीके से अगर मैं टी की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन टी के साथ कैलकुलेट कर लूँ किसी तरीके से, तो ये हमें कम्यूटेटर देगी एल एन का एल एम के साथ, जो कि कुछ भी नहीं है सिवाय विरासोरो अलजेब्रा के, और हमें पहले ही पता है कि ये कम्यूटेटर क्या है। एल और एल मैंने क्यों चूज किया है, वो इसलिए चूज किया है क्योंकि दोनों जो ऑपरेटर्स इस ओपीई के अंदर आ रहे हैं वो दोनों ही टी हैं, और टी के जो मोड्स हैं वो एल होते हैं। ओके, सो अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा या फिर एक्सप्रेशन लिखूंगा टी की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन का अपने ही साथ, और फिर ये शो करूंगा कि दैट एक्चुअली गिव्स यू दी विरासोरो अलजेब्रा। सो रिजल्ट जो है वो कुछ यूं है, टी जी टी डब्ल्यू, ये ओपीई जो है मैं दूसरी लाइन में लिखूंगा अब C/2 z माइनस डब्ल्यू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स टी डब्ल्यू डिवाइड बाय z माइनस डब्ल्यू पावर 2 प्लस द डेरिवेटिव ऑफ t डिवाइड बाय z माइनस डब्ल्यू। इससे पहले कि मैं ये शो करूं कि ये ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो है ये हमें विरासोरो अलजेब्रा देती है, उससे पहले मैं कमेंट मेक करना चाहता हूँ, और वो कमेंट ये है कि हमने ये देखा था कि प्राइमरी फील्ड की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं कि प्राइमरी फील्ड अगर आपके पास, ये डेफिनेशन नहीं तो फिर प्राइमरी फील्ड की एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन बन जाएगी। तो प्राइमरी फील्ड्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप प्राइमरी फील्ड्स की ओपीई स्ट्रेस टेंसर के साथ लिखो तो वो कुछ यूं होती है एच ओवर जी माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर्ड प्लस द डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जी माइनस डब्ल्यू। और इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों के अलावा कोई और सिंगुलर टर्म आ रही हो, किसी फील्ड की ओपीई जब आप टीम के साथ लो उसके अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी फाई है वो प्राइमरी फील्ड नहीं है, अगर कोई एडिशनल टर्म भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये टी की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन देखो टी के साथ, तो ये एक एडिशनल टर्म आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो टी इटसेल्फ है, यानी कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर इटसेल्फ है, वो एक प्राइमरी फील्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने ये शो प्रूव नहीं किया है कि यही टी की ओपीई है टी के साथ, लेकिन हम ये शो कर देंगे। लेकिन उससे पहले अभी देखो कि टी जो है वो प्राइमरी फील्ड नहीं है। ओके, सो हमने पिछली वीडियोस के अंदर ये भी बताया था कि क्वाज़ाई प्राइमरी फील्ड्स क्या होती हैं। क्वाज़ाई प्राइमरी फील्ड जो थी उनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी कि वो प्राइमरी फील्ड्स की तरह ट्रांसफॉर्म होती हैं, बट ओनली फॉर दोज कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि ग्लोबली डिफाइंड है। ये हमने पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है, अब जाके देख सकते हो।
हम बाद में ये भी शो करेंगे कि ये जो टी है, यानी कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है, वो एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड है। ये अभी हम नहीं शो करेंगे, ये बाद में शो करेंगे। ओके, तो अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो टी है, उसकी मोड एक्सपेंशन क्या है। उसकी मोड एक्सपेंशन हमने पहले भी लिखी हुई है, तो मैं सिर्फ रिजल्ट कोट कर देता हूँ उसका। तो n-2 ln, ये टी की मोड एक्सपेंशन है। इसका मतलब ये है कि ln के लिए हम एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला की एक कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन चलो, तो हमने पहले भी ये किया हुआ है, तो मैं लेकिन रिफ्रेशमेंट के लिए एक तरह से वो स्टेप्स दोबारा कर देता हूँ। तो मैं दोनों साइड्स पे n प्लस जेड जी पावर n+1 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, बल्कि m+1 से कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। सो z पावर m माइनस n माइनस 1 l n। सो अब अगर मैं दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करूं ऑन z, और इंटीग्रेशन जो है वो ओरिजिन के अबाउट एक सर्कल के ऊपर हो रही है, तो जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं C0। C0 का मतलब है कि एक सर्कल अबाउट द ओरिजिन। सो दिस हैज टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे, सो z पावर n माइनस m माइनस 1 ln। और हमें यह पता है कि ये जो z की पावर है, जो इसका एक नॉन जीरो रिजल्ट इस कॉन्टूर के ऊपर तभी आएगा जब z की जो पावर है वो -1 है, जिसका मतलब ये है कि m माइनस n माइनस 1 जो है वो -1 होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि m माइनस n जो है वो 0 है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक नॉन जीरो रिजल्ट सिर्फ तभी आएगा जब m माइनस n जो है वो 0 है, जिसका मतलब है कि m जो है वो इक्वल टू n है। सो अगर m इक्वल टू n होगा, तो ये जो सेकंड वाली, ये जो राइट हैंड साइड है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी कि dz ओवर 2πi माइनस 1 और m। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, हमें पता है इस इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो है 2πi और कुछ भी नहीं है। इस यानी कि z के ऊपर इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन 2πi जो कि नीचे भी है, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन सिर्फ 1 देगी आपको और कुछ भी नहीं। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें सिर्फ ये मिलेगा कि lm, और हमने देखा था कि ये नॉन जीरो आंसर सिर्फ तभी आएगा, बल्कि आई थिंक यहाँ पे m होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे m होना चाहिए था। तो ये एक्सप्रेशन है lm का इन टर्म्स ऑफ एन इंटीग्रल ओवर tz। ओके, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। ओके, अब हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और एक्सप्रेशन एक और रिजल्ट याद करा दूं, जो कि हमने पहले यूज़ किया हुआ है। और वो रिजल्ट ये था कि अगर आप इंटीग्रेट करो डी जी के ऊपर, और यहाँ पे कॉन्टूर्स बहुत मैटर करते हैं, तो कॉन्टूर्स के ऊपर ध्यान रखना है। तो C0 का मतलब है अ सर्कल अबाउट द ओरिजिन, और इंटीग्रेट किसको कर रहे हो, दो ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर को। सो दैट शुड बी इक्वल टू, अगर आप अगेन z को इंटीग्रेट करो, लेकिन अब कॉन्टूर क्या है, W के इर्द गिर्द। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियली ऑर्डर्ड प्रोडक्ट आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि A और B की OPE के अंदर से उनका सिंगुलर पार्ट ले लो। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से इसके ऊपर से गो थ्रू कर रहा हूँ। ओके, सो ये रिजल्ट भी हमें काम में आएगा थोड़ी देर में। ओके, अब हम विरासोरो अलजेब्रा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि टी और टी की OPE अगर हम ये रखें, ये, तो क्या हमें विरासोरो अलजेब्रा मिलता है या नहीं। ओके, सो विरासोरो अलजेब्रा जो है वो है Tn और Tm का कम्यूटेटर, लेकिन हमारे पास इनके एक्सप्रेशंस हैं। तो Ln का एक्सप्रेशन है dz, सॉरी dw कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि हमें दो एल्स जो हैं उनके एक्सप्रेशंस लिखने हैं, तो हमें दो इंटीग्रेशन वेरिएबल्स चाहिए होंगे। सो w पावर n प्लस 1 टाइम्स tz, और इसका कम्यूटेटर है z 2πi, और z पावर, सॉरी ये कम्यूटेटर चल रहा है पूरे का पूरा, m प्लस 1 और टी डब्ल्यू, और यहाँ कम्यूटेटर ख़त्म होता है।
लेकिन जो 2 इंटीग्रल्स हैं, उनको आप बाहर निकाल सकते हो और कम्यूटेटर्स के अंदर सिर्फ t's को रहने दे सकते हो। तो अगर हम ये करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है कि इंटीग्रेशन ओवर dz और डिवाइड बाय 2 pi I इंटीग्रल ओवर द सर्कल अराउंड द ओरिजिन zm प्लस 1 और इंटीग्रल के अंदर सिर्फ tz और tw को रहने देते हैं। अब इस इंटीग्रल को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और सिर्फ इस इंटीग्रल की बात करते हैं। इस इंटीग्रल के ऊपर हमारा ये रिजल्ट जो है ये अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम इस रिजल्ट को अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह बनता है कि पहला इंटीग्रल जो है इसको कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। और अगेन जो इंटीग्रेशन है वो ओरिजिन के अबाउट एक सर्कल के ऊपर हो रही है। ये वाला जो इंटीग्रल है z वाला, वो अपना कॉन्टूर चेंज कर देगा और कॉन्टूर जो है वो w के अबाउट एक सर्कल है। जो इंटीग्रल है, सॉरी जो इंटीग्रैंड है, उसमें z की पावर चेंज नहीं होगी, लेकिन अब जो रिजल्ट के मुताबिक हमें रेडियली ऑर्डर्ड जो एक्सप्रेशन है टी जी और टी डब्ल्यू का वो लिखना है। बट मैंने जैसे कि पहले कहा था कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय ओपीई के। तो मैंने कहा था कि ओपीई हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इनकी ओपीई जो है वो ये है c डिवाइडेड बाई 2 z माइनस डब्ल्यू पावर 4 प्लस t सॉरी 2 टाइम्स t w डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर्ड प्लस पार्शल टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये ओपी ही हम रख के देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, क्या आता है विरसोर अलजेब्रा के लिए। सो इसमें अभी हम ये डब्ल्यू इंटीग्रल को थोड़ी देर के लिए ना बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं और अभी हम सिर्फ जी इंटीग्रल की बात करेंगे। तो जो जी इंटीग्रल है वो इस तरह से बनेगा डी जी डिवाइडेड बाय 2 पाई आई और जो कॉन्टूर है वो है अराउंड डब्ल्यू जी पावर m प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, और अब इनफैक्ट अगर मैंने c पहले मेंशन नहीं किया कि ये क्या है, c सेंट्रल चार्ज है जो कि विरासोर अलजेब्रा के अंदर आता है। ठीक है, ओके, सो c डिवाइडेड बाय 2, बल्कि एक मिनट इसको थोड़ा बेहतर लिखते हैं, c डिवाइडेड, बल्कि इसको एक और बेहतर लिखते हैं, c डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास 3 टर्म्स है तो उनके लिए मैं अलग अलग इंटीग्रल्स लिखूंगा। सो z पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 4 z माइनस डब्ल्यू पावर 4, ये पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म जो है उसमें 2 टाइम्स t ऑफ w, ये हम बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन सिर्फ z के ऊपर हो रही है। सो इंटीग्रल ओवर z multiplied by z to the power m plus 1 divided by z minus w squared। ओके, लास्ट टर्म जो है उसके अंदर पार्शल टी डब्ल्यू है और इसमें भी अगेन z की इंटीग्रेशन आएगी z पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू। अब हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। सो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक ये जो लास्ट इंटीग्रल है ये कुछ भी नहीं है सिवाय w पावर m प्लस 1 के। ठीक है, ये वाला जो इंटीग्रल है, ये वाला जो इंटीग्रल है ये है w पावर m प्लस 1 के डेरिवेटिव के। ये क्यों है ऐसा, मैं कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लिख के दिखाता हूँ कि अगर आपके पास एक फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव एट w इक्वल्स tz 2 pi I इंटीग्रेशन अराउंड w f z डिवाइडेड बाय z माइनस w पावर n प्लस 1, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल n फैक्टोरियल भी आता है इसमें। तो ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें n प्लस 1 जो है वो 2 है, जिसका मतलब है कि n 1 है। ठीक है, तो n अगर 1 होगा इसका मतलब है कि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आ रहा है। ठीक है, तो w पावर m प्लस 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या होता है, वो होता है m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय w पावर m। ठीक है,
सो व्हाट अबाउट दिस वन, ये जो फर्स्ट वाला इंटेग्रल है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो 4 है ये n+1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि n=3 है इस वाले केस के अंदर। तो इसमें हमें ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मैं ये सारा क्लटर ख़त्म करता हूँ और ये दिखता हूँ कि ये सब कुछ क्या बनेगा। सो ये बनेगा C/2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, जैसे कि मैंने बताया था कि 3 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा पहले वाले इंटेग्रल में, और n चूंकि 3 है तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा w⁻n+1 का। तो थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w ऑफ w⁻m+1 का, प्लस 2 टाइम्स tw, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा था वो तो खैर बहुत ही आसान है, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और जो लास्ट टर्म है ये एक पार्शियल है, ये 2 नहीं है, पार्शियल tw, और इसमें w⁻m+1 सिंपली आ रहा है। तो ये जो थर्ड डेरिवेटिव है w⁻m+1 का, ये लिखते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हो बहुत आराम से कि ये है m+1 इंटू m-1 w⁻m-2 एक्चुअली। ठीक है, सो m+1 इंटू n-1 जो है वो बनेगा m²-1, तो m इंटू m²-1 और w⁻m-2। 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 है, तो 6/2 जो है वो 3 है, तो 3 टाइम्स c। सो ये है z इंटेग्रल जो हमें चाहिए था। अब हम ये रिजल्ट जो है वो ऊपर क्या कहते हैं रखते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। सो ये जो z इंटेग्रल मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये सब कुछ भी मिटा देता हूँ, और सॉरी यहाँ पे एक चीज़ जो थी वो मैंने मिस कर दी है, वो है w⁻n+1 n+1। सो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स c टाइम्स m टाइम्स m²-1 टाइम्स w⁻m-2। दूसरी टर्म जो है वो है 2 टाइम्स tw इंटू m+1 w⁻m। जो थर्ड टर्म है वो है पार्शियल tw w⁻m+1। अब देखते हैं क्या बनता है। सो इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, हम देख सकते हैं बहुत आराम से। तीनों टर्म्स को हम अलग अलग लिखेंगे, तो 3 टाइम्स c टाइम्स m टाइम्स m²-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ w 2πi, और अब जो कॉन्टूर है वो है ओरिजिन के अबाउट। सो इट्स w⁻m+n-1। तो ये पहले वाला इंटेग्रल है। दूसरे वाला इंटेग्रल जो है वो है 2 टाइम्स m+1 इंटू w की इंटीग्रेशन है दोबारा से, और कॉन्टूर जो है वो अगेन 0 के अबाउट है, और इसमें आ रहा है tw w⁻m+n+1। और ये जो लास्ट इंटीग्रल है इसमें आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ w, कॉन्टूर वही है अबाउट ओरिजिन, सॉरी, पार्शियल tw w⁻m+n+2। तो अब इन तीनों को देखना है हमने कि ये क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो लाइन है वो तो बहुत आसान है। ये जो इंटेग्रल है हमें पता है कि ये सिर्फ तभी नॉन जीरो हो सकता है जब w की पावर -1 हो। w की पावर -1 कब हो सकती है? जब m+n जो है वो 0 हो। अदरवाइज जो भी यहाँ पर आएगा वो दरअसल नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि आई थिंक मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है पीछे। मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने 3 फैक्टोरियल जो था वो मल्टीप्लाई करवा दिया था, हालांकि वो डिवाइड होना चाहिए था। तो उस डिवीजन की वजह से ये 3 जो था, 3 दरअसल 6/2 की वजह से आया था। दरअसल ये 6 डिवाइड होगा ना कि मल्टीप्लाई। तो ये 1/12 होना चाहिए। या दैट्स अ मिस्टेक। तो 1/12 मैं इसको बल्कि ब्लैक से लिखता हूँ, 1/12, या सॉरी, तो इट्स डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो अगेन मैं जो कह रहा था कि ये जो इंटेग्रल है ये तभी नॉन जीरो हो सकता है जब m+n जो है वो 0 हो, क्योंकि तभी w की पावर जो है वो -1 हो सकती है। तो ये पहली वाली लाइन जो है वो तो बन जाएगी c इंटू m² -1 डिवाइड बाय 12, एंड दैट्स इट। बिकॉज अगर m+n जो है वो 0 है
तो w की पावर -1 है और इस इंटेग्रल का आंसर फिर हमें पता है कि क्या आता है, 2πi डिवाइड बाई 2πi, जो कि है 1। अच्छा, अब ये जो दूसरे वाला लाइन है, ये दूसरे वाली जो टर्म है, ये क्या है? ये भी बहुत आसान है। हमने ये देखा था कि ln जो था वो था इस तरह से 2πi, या w कर लेते हैं यहाँ पे, tw मल्टीप्लाइड बाई w पावर n+1। ये हमने रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पावर में, वो है समथिंग प्लस 1, और वो जो समथिंग है वो एल का सबस्क्रिप्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो समथिंग है वो n है और वो एल का सबस्क्रिप्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस इंटेग्रल का जो स्ट्रक्चर है और जो इस इंटेग्रल का स्ट्रक्चर है वो सेम है, जिसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड टर्म है, इसमें जो इंटेग्रल है वो कुछ भी नहीं है सिवाय एल सबस्क्रिप्ट n+n के। तो इसके साथ जो है वो आएगा 2 इंटू एल m+1 इंटू, बल्कि मैं रेड से लिखता हूँ, सॉरी, 2 इंटू m+1 एल सबस्क्रिप्ट m+n। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस लास्ट टर्म, ये जो टर्म है, वेल ये टर्म जो है इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सो हमारे पास, और ये काम बहुत डिफरेंट काम नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने पहले नहीं किया हुआ, ये काम हमने आई थिंक वहाँ पे भी किया था जब हमने टी और फाई की OPE को कैलकुलेट किया था। फाई OPE को नहीं, बल्कि हमने ये दिखाया था कि उसका कम्यूटेटर कैलकुलेट किया था। यस, आई थिंक दैट्स द राइट वे, द राइट थिंग टू से। सो टी जो है उसकी मोड एक्सपेंशन थी ये, सो z पावर -n-2 टाइम्स ln। लेकिन आप देख सकते हो कि इस इंटेग्रल में पार्शियल टी आ रहा है, यानी कि डेरिवेटिव। तो एक काम करते हैं कि टी के डेरिवेटिव की मोड एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो वो होगी कुछ इस तरह से, तो n+2 z पावर n-3 n ln। ठीक है, अब हम अगेन इस पे वही वाला इंटीग्रेशन वाला टेक्निक अप्लाई करते हैं, ये ln का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो अगेन हम z की ऐसी पावर मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट के ये जो है ये -1 बन जाए, वो पावर और ये मिलके, तो वो पावर बनती है n एंड +2। ठीक है, और इस पे इसके ऊपर फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, अगर z को थोड़ा सा मैं स्पेस देके लिखता हूँ, तो यहाँ में थोड़े से स्टेप्स आप देख सकते हो मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टेप्स बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, तो मैं इनको दोबारा से कर नहीं रहा हूँ। तो n+2 ये अगर आप लिखो तो ये बनना चाहिए -n+2 टाइम्स ln। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो इंटेग्रल है, ये और ये जो इंटेग्रल है, इनका स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे z की बजाय w कर दो, सिर्फ वो सिर्फ एक इंटीग्रेशन वेरिएबल है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो पावर के अंदर आ रहा है, w की पावर के अंदर, ठीक है ना, उसका नेगेटिव ln के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और n क्या है, n दरअसल 2 कम है उस पावर से, जो भी पावर है उसमें से 2 माइनस करो तो वो l का सबस्क्रिप्ट बनना चाहिए, और जो भी पावर में है उसका नेगेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखने वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड टर्म है ये कुछ इस तरह बनेगी, पावर में है n+n+2। ओके, तो इसका मतलब है कि उसका नेगेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए m+n+2, और l का सबस्क्रिप्ट क्या है, जो भी पावर में है उससे 2 कम, तो पावर में है m+n+2, उससे 2 कम क्या है, m+n। तो ये है थर्ड टर्म। ओके, अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ सिंप्लीफाई होकर क्या बनता है। तो ये बनता है 2m+2 -m-n-2 मल्टीप्लाइड बाय l सबस्क्रिप्ट n m+n प्लस c/12 m इंटू m² -1। सॉरी, मैंने एक चीज़ यहाँ मिस की है, यहाँ पे एक चीज़ ये मैंने मिस की है कि ये जो फर्स्ट टर्म थी ये सिर्फ तभी नॉन ज़ीरो हो सकती है अगर m और n जो है वो ऐड होके 0 दें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कोरोने का डेल्टा भी आएगा, ये तो ये भी आना चाहिए था यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, ये सॉरी, इसमें आप देख सकते हो कि ये 2's कैंसिल हो जाएंगे, 2m - n जो है वो है m, और -n भी आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, m - n l m+n
प्लस सी ओवर 12 m स्क्वायर माइनस 1 पार्शल m प्लस n 0। ठीक है, तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे अभी तक? हम कैलकुलेट कर रहे थे एल एन और एल एम का कम्यूटेटर। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आई थिंक इसमें एक मैंने मिसलेबलिंग कर दी है। वो ये है कि W जो है वो इस सेकंड वाले का, एक मिनट, तो ये जो W है ये इस सेकंड वाले का वो है इंटीग्रेशन वेरिएबल, तो इसकी पावर में वो आना चाहिए जो कि यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे m लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर n आना चाहिए था और यहाँ पे m आना चाहिए था। तो एक्चुअली हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं एल एम कम्यूटेटर एल एन। ठीक है, ओके, तो हम ये कैलकुलेट कर रहे थे और हमें आंसर जो है वो ये मिलता है, जो कि कुछ भी नहीं है सिवाय विरासोरो अलजेब्रा के। तो इसका मतलब है कि हमने जिस ओपीई से स्टार्ट किया था, टी और टी की ओपीई से, जो कि है ये ओपीई जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये हमें विरासोरो अलजेब्रा देती है जिस तरह इसको देना चाहिए है। तो टी टी ओपीई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कन्फॉर्मल फील्ड थियरी के अंदर, वो ये है, इट्स सी ओवर 2 z minus 4 power 6 c minus w power 4 plus 2 times plus partial t डिवाइडेड बाय z minus w। अगर आप इसको कंपेयर करो इस रिजल्ट के साथ कि जो t की ओपीई है फाई के साथ, तो वो थी h डिवाइडेड बाय z minus w स्क्वायर्ड प्लस पार्शियल फाई w z minus w। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस की है, फाई w, आई थिंक मैंने पहले भी ये मिस करता रहा हूँ, ये यहाँ पे भी ये फाई आना चाहिए, यस। एनीवे, तो अगर आप इसको इससे के साथ कंपेयर करो तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे z माइनस डब्ल्यू पावर स्क्वायर की टर्म का जो न्यूमिनेटर है वो है h मल्टीप्लाइड बाय वो फील्ड जो कि यहाँ पे t के साथ आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कहानी है कि जो z माइनस डब्ल्यू स्क्वायर की टर्म है उसका जो न्यूमिनेटर है वो है समथिंग मल्टीप्लाइड बाय वो फील्ड यानी कि टी डब्ल्यू जो कि यहाँ टी जी के साथ आ रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो टी का कन्फॉर्मल वेट है वो 2 है? वेल, एक क्वेश्चन जो खड़ा हो सकता है वो ये है कि टी तो प्राइमरी फील्ड ही नहीं है, तो उसके कन्फॉर्मल वेट का क्या मतलब है? वेल, ऐसी फील्ड जो कि प्राइमरी ना हो उनके कन्फॉर्मल वेट्स की भी सेंस बनाई जा सकती है, और ये हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये आंसर जो इस क्वेश्चन का जो है वो ये है कि हाँ, टी यानी कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है उसका कन्फॉर्मल वेट जो है इट कैन बी थॉट ऑफ एज 2। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट है इस वीडियो में का मेन जो रिजल्ट है वो ये है कि टी और टी की जो ओपीई है वो दरअसल ये है जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है। एक और बात ये कि हमें ये पता है कि जो विरासोरो अलजेब्रा का ये वाला पार्ट है एल एन और एल एन बार ये 0 है। तो ये बहुत आराम से लिखा जा सकता है कि टी जी और टी बार डब्ल्यू इनकी ओपीई जो है वो 0 होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि इसका कोई सिंगुलर पार्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से टी बार जी और टी बार डब्ल्यू की जो ओपीई है वो भी सेम है, सी बार डिवाइडेड बाय 2, और सबके ऊपर बस बार्स आ जाती हैं और कुछ भी नहीं डिफरेंस इसके अंदर। सो वी बार, आई थिंक इस बार आएगा यहाँ पे भी बार आएगा। इस वीडियो में काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, कोई बात नहीं। सो बार, सो z बार माइनस w बार, सो बिल्कुल सेम तरह का एक्सप्रेशन है, बस बार्ड क्वांटिटीज हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर। सो इस वीडियो का जो मेन जो रिजल्ट है वो दरअसल टी टी ओपी और टी बार ओपी है, एंड दैट्स इट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।